डॉक्टर सुरेश कुमार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास भूगोल का तीसरा अध्याय करने जा रहे हैं। तीसरे अध्याय का नाम है जल संसाधन। तो देखिए, सर्वप्रथम जल है क्या? जल प्रकृति के द्वारा मानव जीवन को दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है, क्योंकि जल ही है तो जीवन है। जल के बिना कुछ भी नहीं है। जल है ये नवीनीकरण संसाधन है और पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल विराजमान है। जलीय मंडल है, उसके अंदर क्या क्या आता है? जल मंडल में नहर है, झरने हैं, नदी नाले, महासागर, जितनी भी जल राशियाँ उपस्थित होती है उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। अब देखिए, जल नवीनीकरण संसाधन किस तरह है? जल है, जल की हमेशा जल गतिमान रहता है। पृथ्वी पर जल होता है, बहाव बनकर वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल में संगठित होता है, वर्षण के रूप में फिर धरती पर आ जाता है और रिस कर वो जमीन के नीचे चला जाता है। और फिर उसी जल को नलकूपों और कुओं के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं सिंचाई के रूप में, और अपने आम दिन यूज करने के लिए हम उनका क्या करते हैं? इस्तेमाल कर लेते हैं। जल का महत्व क्या है? देखिए, जल व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घरों में नहाने धोने के लिए, खाने पीने के लिए हम जल का इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई के लिए जल इस्तेमाल होता है, विद्युत बनाने के लिए जल इस्तेमाल होता है, नौकायान के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, मत्स्य पालन के लिए किया जाता है। यानी कि जल के प्रयोग बहुत है, क्योंकि जल के बिना ना तो हम किसी उद्योगों को चला सकते हैं और ना ही हम कृषि आधारित उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जल व्यक्ति के लिए क्या है? अहम हिस्सा है। सिंचाई की आवश्यकता भारत में हम कहते हैं क्यों पड़ती है? सिंचाई की आवश्यकता, सिंचाई, देखिए, सिंचाई, भारत कृषि प्रधान देश है और सिंचाई करना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मानसून हमेशा क्या होता है? अनियमित रहता है, एक जैसा मानसून नहीं रहता है। कभी मानसून समय से पहले आता है, समय से पहले चला जाता है, कभी देर से आता है तो क्या होता है? समय से पहले चला भी जाता है। तो मानसून क्या होता है कि अनियमित होता है, एक समान मानसून नहीं होता, इसलिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, सिंचाई की आवश्यकता हमें पड़ती है कि वर्षा होती है वो बहुत सीमित मात्रा में होती है। भारत की भू आकृति क्या है? अलग अलग है, सब जगह एक जैसी वर्षा भी नहीं होती है। कहीं पर 60 डिग्री सेंटीमीटर हो रही है, कहीं पर 185 हो रही है, कहीं पर 175 हो रही है। राजस्थान का माहौल बारिश में अलग होता है, मेघालय का अलग होता है, मैदानी क्षेत्रों का अलग होता है। तो क्या होता है कि बारिश होती है वो सीमित भी होती है और असमान भी होती है, इसलिए हमें क्या है? सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा का वितरण पूरे भारत में क्या होता है? असमान होता है। राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर देखिए अलग स्थिति होगी, और मेघालय की चेरापूंजी की स्थिति क्या होगी? अलग होगी। तो हमें इन कारणों से क्या करनी पड़ती है? सिंचाई करनी पड़ती है। जल दुर्लभता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों के लिए। जल दुर्लभता यानी कि स्वच्छ जल, और एक व्यक्ति को दिन में जितना जल इस्तेमाल करने के लिए मिलना चाहिए उतने जल की पूर्ति न होना जल दुर्बल का कहलाते हैं। एक तरह से वाटर स्कार्सिटी होता है, यानी कि पानी की कमी होती है, और इस एक व्यक्ति को प्रति लीटर दिन में कितना पानी मिलना चाहिए वो हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं हमारा प्राकृतिक सोर्स है वो कमजोर है। ये क्या है? हमारी जल दुर्लभता। जल दुर्लभता है वो किन कारणों से होती है? देखिए, पहली जल दुर्लभता का मतलब क्या हो कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब देखिए, आपके परिवार में 4 आदमी हैं, 4 आदमियों को आप अच्छे से खाना खिला रहे पिला रहे हैं, और कुछ समय बाद 2 व्यक्ति बाहर से आकर रहने लग जाते हैं, तो आपका हर एक चीज़ का मैनेजमेंट क्या होगा? बदल जाएगा। आपको धन भी बदलना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, खाद्य सामग्रियों में पानी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह क्या हो रहा है कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, चाहे वो प्रोडक्शन के माध्यम से है, चाहे प्रवासी मजदूर इधर से उधर जाते हैं। तो एक शहर में एक निश्चित जगह पर जब लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसमें क्या हो जाती है? उस स्थान पर जल की क्या हो जाती है?
कमी हो जाती है। दूसरा बात सिंचाई के लिए, अब देखिए जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उनका पेट पालने के लिए हमें क्या करनी होगी, खेती करनी होगी। हम खेती ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा खेती करेंगे, साल में 2 या 3 फसल लेंगे, तो वो हमें सिंचाई का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसमें पानी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, तो जल की क्या होगी, कमी होगी। नेक्स्ट, जल दुर्लभता, वर्षा कम हो रही है क्योंकि वृक्षारोपण कम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिनकी वजह से बारिश क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जल की अपने आप ही क्या हो गई है, कमी हो गई है। नेक्स्ट, भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। भूमिगत जल स्तर पर एक अलग से भी एक टॉपिक है, एक अलग से वीडियो बन सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जल की कमी हुई है, पहले हम कुछ खुदाई करने पर पानी निकल जाता था, आज बहुत लंबी खुदाई करने पर नीचे तक पानी निकलता है, और नीचे से निकलने वाला पानी होता है वो हमारे दांतों के लिए, हड्डियों के लिए क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो वो पानी इतना शुद्ध नहीं होता क्योंकि बहुत ही विषैला जहरीला पानी होता है, और आज हम उनका क्या करते जा रहे हैं, इस्तेमाल करते जा रहे हैं। ये जल दुर्लभता के कारण है। अब बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है, ये भी पानी से रिलेटेड होती है। देखिए, हम नदियों पर क्या करते, बांध बनाते हैं, और जब बांध बनाते हैं तो हम एक बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, और जो प्रोजेक्ट किया जाता है उससे एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, अनेक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, तो उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे नदी पर बांध बनाया, उस बांध से हम बिजली भी पैदा कर रहे हैं, नौका विहान भी कर रहे हैं, उससे हम सिंचाई भी कर रहे हैं, उससे हम पर्यटन को बढ़ाने के लिए और भी काम कर रहे हैं। तो यानी कि एक ही परियोजना से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। इस प्रश्न से रिलेटेड आपको रखना होगा कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जैसे भाखड़ा बांध है, सतलुज नदी पर लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड है, दक्षिण भारत में कौन सा बांध है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है। इस तरह की एक सूची बनाकर इन प्रश्नों को भी आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। वर्षा जल संग्रहण क्या है, देखिए वर्तमान समय में वर्षा जल संग्रहण है वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो तो कुछ तो हम अपने दिनचर्या की जो आदत है हमें उसको सुधार करना होगा, कि पानी का इस्तेमाल बड़ी ही समझदारी, विवेक और दिमाग से करना होगा, ताकि हम पानी की शॉर्टेज ना होने दें। और प्राकृतिक तरीके से और भूतपूर्व तरीके से भी हम जल का क्या कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं। जैसे वर्षा होती है तो सबसे पहले हम क्या करें, छतों पे जो पानी होता है उसको हम पाइपों के माध्यम से अंडरग्राउंड क्या करें, उसका संग्रहण करें। अब वर्षा जल राजस्थान में क्या किया जाता है कि जो घर होते हैं उसके बीच में जो आंगन होता है उसमें क्या किया जाता है, एक टैंक बनाया जाता है जिसको टाका कहा जाता है। तो बारिश जब शुरू में होती है तो एक बारिश होती है, नालों को साफ करने के लिए पहले बारिश का पानी छोड़ दिया जाता है, उसके बाद का पानी उनमें टाँकों में इस्तेमाल किया जाता है। वर्ष वर्ष वो लोग उस पानी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका चला आ रहा है, और ये तरीका सरकार को भी जरूरी कर देना चाहिए। जब भी घरों के नक्शे बनाए जाते हैं तो उसमें ये होना चाहिए, बारिश का पानी संग्रहण करने का तरीका आप लोगों ने फॉलो किया या नहीं किया। मेघालय की राजधानी शिलोंग में क्या होता है, बांस ड्रिप से खेती की जाती है। अब सिंचाई करते हैं तो खुला पानी छोड़ा जाता है, उसमें पानी ज़्यादा जाता है, तो हमें पानी की बचत करने के लिए बांस ड्रिप से जो सिंचाई की जाती है उसका फॉलो भी करना चाहिए। पश्चिमी बंगाल में क्या होता है कि नदियों का या बारिश का पानी होता है, बड़े बड़े गड्ढे बनाकर पानी को क्या कर लिया जाता है, स्टॉक कर लिया जाता है, बाद में उस पानी को सिंचाई के रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे गुल और कुल नाम से वाहिनियां बना ली जाती है, नालियां बना ली जाती है, और जिससे क्या होता है, पानी को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में उसका क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पानी का संग्रहण करते हैं। जब तक हम वर्षा के द्वारा जो पानी है उसको एकत्रित नहीं करेंगे या कोई इस तरह का तरीका नहीं अपनाएंगे कि वो पानी वेस्ट महासागरों में ना जाके वेस्ट ना हो, वो पानी क्या होना चाहिए, उसका हमें भूमि को रिचार्ज करना होगा। भूमि का जल स्तर बढ़ाने के लिए बारिश के पानी को हमें जमीन तक वापस पहुंचाना होगा। उसके लिए तरीके अपनाए जा सकते हैं कि छतों का जो पानी है और उनको नियंत्रित कर लेना चाहिए। पहले देखिए हर एक गांव में क्या बनाया जाता था, एक जोहड़ हुआ करता था, उस जोहड़ की सफाई की जाती थी बारिश आने से पहले, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी एकत्रित होता था। उससे हम उसमें जानवरों को नहलाने के लिए, पिलाने के लिए काम आता था, कभी सिंचाई के लिए काम आता था, गांव के आसपास पौधों में डालने के लिए काम आता था।
और वो पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे रिस रिस कर जाता था, तो वाटर लेवल जो है वो पानी का क्या रहता था, ऊपर रहता था। और इसी से संबंधित अब हम देखते हैं कि भारत है भौगोलिक आधार पर बहुत भिन्न है। हिमालय से निकलने वाली नदियां और पठारी नदियों में क्या अंतर है? देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदी है वो वर्ष भर बहती रहती है, गतिमान रहती है। क्यों? क्योंकि हिमालय से उनको पानी भी मिलता है, और जो वहां पर बर्फ जमी रहती है वो भी गर्मी में पिघल पिघल कर पानी के रूप में इन नदियों में आती रहती है। पठारी जो नदियां होती है वो सिर्फ वर्षा पर निर्भर होती है, बारिश होती है जब भी वो गतिमान रहती है, और उसके बाद कुछ नदियां क्या होती है, सूख जाती है। पर जो हिमालय की नदियां होती है, जब वो हिमालय से नीचे हिमालय के पैरों तक आती है तो वो जल प्रभात बनाती है, जिससे स्वयं क्या होती है, बिजली बनती है। और ये जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है, यहाँ बिजली पैदा करने के लिए बांध बनाकर ही बिजली को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है। जो नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती है, वहां उन नदियों से हम लोग नहरें निकाल सकते हैं। उसका एक अच्छा उदाहरण है कि इंदिरा गांधी बहुत लंबी नहर है, वो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में सिंचाई के काम आती है। क्यों? क्योंकि हिमालय की नदियां हैं वो मैदानी क्षेत्र में बहती है, तो नहरें बनाना बड़ा आसान होता है। प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वहां पे चट्टानें होती है, पथरीली जमीन होती है, तो वहां पे नहर बनाना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और जो हिमालय की नदियां होती है उनमें नावें, स्टीमर चलाना बड़े आसान होता है, लेकिन ये काम पठारी नदियों में नहीं हो सकता। तो कहा यह जाता है कि जो हिमालय की नदियां होती है वो सदाबहार नदियां होती है, और वहां की नदियां होती है वो क्या होती है, कम समय के लिए जीवित रहती है, उसके बाद वो नदियां अपने आप ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। एक छोटा सा प्रश्न इसमें और करवा देती हूँ कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती है उसके क्या नुकसान, क्या फायदे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का ये होता है कि इससे हम बिजली पैदा कर लेते हैं, पर्यटन साधनों से हम धन कमा लेते हैं, और जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है वहां पे हम सिंचाई कर लेते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था कर लेती है, ये सारे फायदे। लेकिन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नुकसान भी होते हैं। नुकसान सबसे बड़ा तो जल राशि, जल जीव, जो उस पानी में रहने वाले जीव है उनकी खाद्य सामग्री की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि पानी उस समय गतिशील नहीं होता, वो पानी बांधों के माध्यम से रोक लिया जाता है। और कुछ जल जीव होते हैं, जब वो अंडे देने के उनका समय होता है तो वो एक स्थान से दूसरे पानी में प्रस्थान करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, तो उनके स्थानांतरण करने की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें रुक जाती है। ये नुकसान है। तीसरा नुकसान ये होता है कि जो आदिवासी लोग, जनजातियों के लोग उस क्षेत्र के आसपास रहते हैं, तो जब सरकार वहां पे बांध बना देती है तो उनके विस्थापन की समस्या आ जाती है। ये हमारे उनके एक बहुत बड़ी कमी होती है। और बहुउद्देशीय परियोजना का नुकसान कि जितने एरिया में ये फैला हुआ रहता है बांध, और उसके आसपास के इलाके में मिट्टी और जो वनस्पति होती है वो क्या होती है, गिल्ली रहती है, तो उनका स्ट्रक्चर और उनकी गुणवत्ता भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो देखिए, कहीं हमें बांध परियोजनाओं के फायदे हैं तो दूसरी तरफ हमें बांध परियोजनाओं के क्या होते हैं, नुकसान भी होती है। जो नदियां जो हमारी होती है वो अपनी प्राकृतिक जो रास्ता होता है उसको हम लोग छेड़छाड़ करके क्या करते, बदल देते हैं। तो नदी अपने प्राकृतिक रास्ते को ही क्या कर देती है, भूल जाती है। तो नदी की लाइफ है वो कम है, क्योंकि नदी को हम टुकड़ों में क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। तो ये कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। तो इस चैप्टर में 10th क्लास के स्टूडेंट को जितने भी बांध बने हुए, चाहे वो मेटूर का बांध है, भाखड़ा नांगल बांध, कितने भी तरीके के बांध है, उनकी सूची बनाकर याद करिए कि कौन सा बांध किस नदी पर है, ठीक है ना, और कौन सा बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उद्देश्य के लिए किया जाता है, कौन से बांध में मछली पालन ज्यादा किया जाता है और पर्यटन से ज्यादा लाभ होता है। तो इतने अब ये पर्सन आप को इसी तरीके से मेंटेन करके इन प्रश्नों को करना है। इस चैप्टर में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।